मैं आज आपको डिकॉक्सिन के बारे में बताऊंगा। डिकॉक्सिन क्या है, डिकॉक्सिन के क्या मैकेनिज़्म है, क्या उसका कार्डिक इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इंडिकेशन होता है, क्या डोजेस होते हैं, क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है, क्या टॉक्सिसिटी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। डिकॉक्सिन एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, जो क्या इम्प्रूव करता है, हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करता है हार्ट के फंक्शंस को। इसके अलावा कंट्रोल करता है हार्ट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। डिकॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिकॉक्सिन का, तो सबसे पहली बात है कि ये इनिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनिबिट करने का काम करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनिबिट करने का कार्य करता है। अभी क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अपने हार्ट की जो मेजर मसल्स होती हैं मायोकार्डियम, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तथा हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है। तो एक डीपोलराइज्ड मायोकार्डियम ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये हमारी मायोकार्डियम है। इस मायोकार्डियम में कुछ सोडियम के चैनल्स हैं और कुछ हैं अपने पोटेशियम के चैनल्स हैं। तो ये जब सोडियम एंड पोटेशियम के चैनल्स है वो मायोकार्डियम में जाते हैं, तब अपनी मायोकार्डियम डीपोलराइज्ड मायोकार्डियम कहलाती हैं। डीपोलराइज्ड मायोकार्डियम। जब सोडियम एंड पोटेशियम मायोकार्डियम के अंदर एंटर करते हैं तब उसको डीपोलराइज्ड मायोकार्डियम कहते हैं, और ये डीपोलराइज्ड मायोकार्डियम ही ब्लड को पंप कर पाती है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव सोडियम एंड पोटेशियम एंटर कर जाता है मायोकार्डियम में। एक्सेसिव सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं किसके अंदर, मायोकार्डियम में, जिसके कारण क्या होता है, डिसरिदमियाज होते हैं। क्या है? डिसरिदमियाज होते हैं। तो इस केस के अंदर अपन डिकॉक्सिन देते हैं। अब डिकॉक्सिन क्या करता है, इस एंट्री को रोकता है। एक्सेसिव सोडियम एंड पोटेशियम की एंट्री को ब्लॉक करता है या इनिबिट करता है। एक्सेसिव एंट्री को क्या करता है? इनिबिट करता है। इसको इनिबिट करने का ये कार्य करता है। ठीक है। तो इसके साथ में ये कैल्शियम चैनल्स होते हैं, इनको भी क्या एक्टिवेट करने का काम करता है। मतलब जब इनिबिट हो जाएंगे सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएस पंप, तो इंट्रासेल्युलर सोडियम बढ़ता है। इंट्रासेल्युलर क्या बढ़ता है? सोडियम बढ़ता है। ठीक है। और इसके साथ में ये सोडियम एंड जो कैल्शियम के अंदर जो एक्सचेंज होता है, सोडियम एंड पोटेशियम के अंदर जो एक्सचेंज होता है मायोकार्डियम मसल्स के अंदर, उसको भी क्या करता है? इनिबिट करता है। और इसको इनिबिट हो जाने के कारण कैल्शियम बढ़ जाता है। कैल्शियम इंट्रासेल्युलर बढ़ जाता है। इस कैल्शियम के बढ़ने के कारण कॉन्ट्रैक्शंस है वो बढ़ जाते हैं। कार्डिक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका कार्डिक इफेक्ट क्या होता है, मीन्स कार्डिक इफेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ये पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स होता है। पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स अर्थात ये जो ड्रग है डिकॉक्सिन, ये कार्डिक कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है कार्डिक कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करती है? इम्प्रूव करती हैं। ठीक है। इसके अलावा ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप्स है। नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप्स
नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप्स मेडिसिन है। नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप्स मीन्स ये क्या करती हैं, कंडक्शंस को क्या करती हैं, कम करती है। ये मेडिसिन क्या करती है, कंडक्शन को धीमा कर देती है, स्लो कर देती है। इसके अलावा ये नेगेटिव है क्रोनोट्रॉप्स, नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स है, अर्थात ये जो हार्ट की जो रेट होती है उसको क्या करता है, लेस करता है। इसको क्या करता है, ये लेस करने का काम करता है। तो ये इसके कार्डियक इफेक्ट है, अर्थात ये पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स है, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉप्स है, इसके साथ में नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स मेडिसिन है। इसकी इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, इस मेडिसिन के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो हार्ट फेलियर के केस के अंदर अपन डिकॉक्सिन को देते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर अपन डिकॉक्सिन को देते हैं। इसके अलावा इसका एज ए केमिकल कार्डियोवर्जन अपन एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन में भी यूज़ करते हैं। केमिकल कार्डियोवर्जन के तौर पर अपन फ्लटर में उसको देते हैं एंड इसको और देते हैं अपन फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर भी अपन इसको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी डोज क्या रहती है, इस मेडिसिन की डोज क्या रहती है। तो डिकॉक्सिन की जो मेंटेनेंस डोज होती हैं, तो वो मेंटेनेंस जो डोज होती है 0.125 टू 0.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। इसकी इतनी मेंटेनेंस डोज होती है, ठीक है। और कई बार इसकी जो डोज को लेस कर देते हैं अपन, लेस किस में करते हैं, एक तो एल्डरली लोग जो ओल्ड एज के लोगों के अंदर अपन इस डोज को लेस कर देते हैं। इसके अलावा जिनके अंदर रीनल इम्पेयरमेंट है, अर्थात जिनकी जीएफआर रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कम है, अर्थात उनकी जो केएफटी रिपोर्ट सही नहीं है, किडनी फंक्शंस क्या सही नहीं है प्रॉपर, उनके अंदर भी इस डोज को अपन लेस करते हैं, ठीक है। इसका किडनी फंक्शंस का इससे क्या लेना देना है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। तो डिगॉक्सिन हमेशा बाइंड होती है पोटेशियम के साथ में, ये पोटेशियम के साथ में बाइंड अप होती है, और पोटेशियम के साथ में बाइंड अप होकर ही इसका एक्सक्रीट आउट होता है किडनी के द्वारा। तो अपन सीधा बोल सकते हैं कि डिगॉक्सिन कैन कॉजेस हाइपोकैलेमिया। इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट इसका ये होता है, हाइपोकैलेमिया एंड डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉजेस हाइपरकैलेमिया। सीकेडी के पेशेंट हो या फिर एआरएफ एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट हो, उनके अंदर जो पोटेशियम है वो रिटेंड होता है, किडनी उसका प्रॉपर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर डिगॉक्सिन अगर किसी पेशेंट जो जिसकी रीनल में प्रॉब्लम है उन पेशेंट के अंदर चल रही है, तो ये डिगॉक्सिन भी रिटेन होने लगता है बॉडी में, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने लगती है, क्योंकि जब पोटेशियम नहीं निकल रहा है तो डिगॉक्सिन कहाँ से निकलेगा, क्योंकि डिगॉक्सिन हमेशा पोटेशियम के साथ में बाइंड अप होकर ही निकलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम को आपको हर बार मेज़र करना है, हर बार आपको मेज़र करना है, ठीक है। इसके अलावा थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, थेराप्यूटिक लेवल डिगॉक्सिन का कितना होता है सीरम में। डिगॉक्सिन का थेराप्यूटिक लेवल होता है 0.5 से 2 mg/ml, ये डिगॉक्सिन का लेवल होता है थेराप्यूटिक लेवल। अगर इफ़ ये मोर देन 2 mg/ml से ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब टॉक्सिसिटी होगी तो अपने को कैसे पता चलेगा, सबसे पहले अपने को पता चलना चाहिए कि टॉक्सिसिटी हुई है। तो टॉक्सिसिटी के एक तो ये करता है ब्रेडिकार्डिया करता है, ये डिकॉक्सिन का एक अच्छा सा साइड इफ़ेक्ट होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जीआई डिस्टर्बेंस करता है,
जीआई डिस्टर्बेंस करता है, एनोरेक्सिया करता है, नोजिया वॉमिटिंग करता है, एनोरेक्सिया करता है, नोजिया करता है एंड वॉमिटिंग करता है। इसके अलावा कई बार डिकॉक्शन में अपने को विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। विजुअल डिस्टर्बेंस अपने को देखने को मिलता है, मतलब जो येलो ग्रीन विजन होता है अपने को, हेलो विजन होता है, हेलो विजन, ये भी एक डिकॉक्शन की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा किन पेशेंट के अंदर अपन डिकॉक्शन को अवॉइड करते हैं? डिकॉक्शन को अवॉइड किसके अंदर करते हैं? तो जिन पेशेंट के अंदर पहले से ही क्या है, हाइपोकैलेमिया है, अर्थात उनके जो पोटेशियम का लेवल है वो लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, पहले से ही क्या है, हाइपरकैलेमिया है। इसके अलावा पेशेंट में है रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर के अंदर भी अपन इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को विशेष ध्यान रखने की बातें हैं। और अपन अपनी क्या पॉसिबिलिटी होती है, मतलब इसमें नर्सिंग केयर अपने को क्या करनी है? तो आपको एपाइकल पल्स को मेज़र करना है, एपाइकल पल्स को मेज़र करना है फुल्ली 1 मिनट के लिए, जब आप क्या दे रहे हो, डिकॉक्शन। अपने को हार्ट रेट को विशेष करके इसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर मानो कि भाई जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है 60 बीट पर मिनट से लेस है एक अडल्ट में, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है पहले से। तो अपन उस डिकॉक्शन के डोज को होल्ड रखेंगे, डिकॉक्शन को अपने को क्या करना है, होल्ड रखेंगे, या फिर फिजिशियन को बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर डिकॉक्शन चल रही है तो अपने को मेज़र करना है पोटेशियम के लेवल को। इसके अलावा अपन इसमें मैग्नीशियम के लेवल को भी असेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिकॉक्शन में ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, जब कोई पेशेंट डिकॉक्शन ले तो उसको ईसीजी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ईसीजी अगर कोई पेशेंट डिकॉक्शन ले रहा है तो उसकी ईसीजी में क्या क्या चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको एसटी डिप्रेशन दिखेगा पेशेंट के अंदर, एसटी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो सेगमेंट है ये आपको डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा, जो पेशेंट क्या ले रहा है, डिकॉक्शन ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका रिलेशन होता है डिकॉक्शन के साथ में? तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट है जो डाईयूरेटिक्स ले रहा है, और वो भी कौन सी डाईयूरेटिक, लूप डाईयूरेटिक्स ले रहा है, जैसे फ्रूसेमाइड है, टॉर्सेमाइड है, ऐसे ही अगर लूप डायूरेटिक्स ले रहा है तो उन पेशेंट के अंदर डिकॉक्शन टॉक्सिसिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले से ही लूप डायूरेटिक्स हाइपोकैलेमिया कॉज करती हैं, ठीक है। तो अगर डिकॉक्शन किसके साथ बाइंड अप होकर बाहर निकलेगा, इसके कारण इन पेशेंट के अंदर डिकॉक्शन टॉक्सिसिटी की रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी अरेथमिक ड्रग्स होती हैं बहुत सारी, एंटी अरेथमिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कि अपनी एम्यूड्रॉन हो गई, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, एम्यूड्रॉन है। इसके अलावा वीरापामिल है, और इसके अलावा क्विंटिडाइन है, ये सोडियम एंड कैल्शियम ब्लॉकर है, क्विंटिडाइन सोडियम एंड कैल्शियम ब्लॉकर है। वीरापामिल एक कैल्शियम ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स है जो अपन कार्डियक डिसरिथमियाज पढ़ेंगे तब इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, डिकॉक्शन के लेवल को बढ़ा देती हैं, क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं डिकॉक्शन के, बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अपना थियोफाइलिन है,
थियोफाइलिन भी डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को करता है, डिकॉक्सिन के लेवल को बढ़ा के उसमें क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कर सकता है। ये तो अपन ने वो बात की जो डिकॉक्सिन की टॉक्सिसिटी से लेना देना होता है इन मेडिसिन का, भाई अपना एम्योड्रोन हो गया, वेरापामिल हो गया, क्विंटिडिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया। लेकिन जो अपने जितने भी एंटी एसिड्स हैं जैसे पेंटोप्रोजोल हैं, रेबिप्राजोल हैं, ये सभी क्या करते हैं, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन करते हैं, डिकॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटीडोट क्या है डिकॉक्सिन का, डिकॉक्सिन का एंटीडोट क्या है, एंटीडोट ऑफ डिकॉक्सिन, तो वो है डिकॉक्सिन इम्यून फैब, डिकॉक्सिन इम्यून फैब, डिकॉक्सिन इम्यून फैब है। ठीक है, इसके अलावा डिकॉक्सिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, किसी पेशेंट के अंदर डिकॉक्सिन का थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो डिकॉक्सिन का थेराप्यूटिक ये होता है कि ये इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को। कैसे होता है कि अगर कोई पेशेंट डिकॉक्सिन ले रहा है तो वो उसके कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कोई पेशेंट है जो हार्ट फेलियर का है तो उसके अंदर जब कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपने कार्डिक वॉल्यूम जो किडनी को जाता है, जो अप्रोक्सीमेट 20% ऑफ होल कार्डिक आउटपुट होता है, ऑफ होल कार्डिक आउटपुट, 20% ऑफ होल कार्डिक आउटपुट जो ऑलमोस्ट 1000 ml होता है, वो किडनी को अच्छे से जाएगा। अब किडनी को अगर 1000 ml कार्डिक आउटपुट अच्छे से होगा तो यूरिन आउटपुट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान देना। ये है डिकॉक्सिन ड्रग जो इसका बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हार्ट फेलियर में यूज़ की जाती हैं। थैंक यू।